Hello student, welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, क्लास 10th फिजिक्स में कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे। जो डाउट्स है उसका वीडियो लेक्चर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था एक बच्चे का वो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है बेटा, हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। जैसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया क्रॉस लाइन से, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे थीटा एंगल पर, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स का फार्मूला क्या है हम पहले आपको एक्सप्लेन कर दें। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ने इलेक्ट्रिक वायर जिसमें करंट आई पास हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है बेटा वो थीटा बना रहा है। मान लीजिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो लेंथ है डियर स्टूडेंट वो एल है। स्मॉल एल लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें करंट आई पास हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई, उसको हमने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में स्मॉल आई करंट पास, कैपिटल आई करंट पास हो रहा है, इसका लेंथ स्मॉल एल है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी से थीटा एंगल पर प्लेस्ड है, तो इस कंडक्टर पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फोर्स एक्सपीरियंस फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपीरियंस फोर्स कंडक्टर के लेंथ स्मॉल एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपीरियंस फोर्स करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपीरियंस फोर्स एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स उतना ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा करंट पास करेगा फोर्स उतना ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। स्मॉल एल यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। अब इन सारे इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जाता है एफ प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट के आ जाता है के बी आई एल साइन थीटा। के हमारा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती 1। देन हमारा हो जाएगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्योंकि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स का जो फार्मूला होगा बी आई एल साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 90 होगा और साइन 90 की वैल्यू 1 हो, देन हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स इज इक्वल टू बी आई एल। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा तो फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। मिनिमम कब एक्सपीरियंस करता है,
मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर को हम थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 180 पर प्लेस कर दें। करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0 पर रखा हो या एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 180 पर प्लेस्ड हो। आई और बी के बीच का जो डायरेक्शन है 0 हो या 180 हो। तो दोनों केसेस में डियर स्टूडेंट F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, F हमारा 0 हो जाएगा। या F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 180। साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है, देन हमारा हो जाएगा F0 दोनों केसेस में। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0 या एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 180 पर प्लेस्ड होगा तो फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। अब बात आ रही है डियर स्टूडेंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उसके डायरेक्शन को बताता है। जब हम किसी कंडक्टर को कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है उस फोर्स के डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। If we stretch our left hand thumb, if we stretch our left hand thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular. If we stretch, finger देखिए बेटा इसी तरह से करना है। If we stretch our thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular. If we stretch our left hand thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular, यानी इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने या इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। Then middle finger is the direction of current, ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा मिडिल फिंगर। Then middle finger is the direction of current, forefinger is the direction of magnetic field, ये I के डायरेक्शन को बताएगा, ये B के डायरेक्शन को बताएगा। Then thumb is the direction of force experienced on the conductor, जिस कंडक्टर को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे थे उस कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, उस फोर्स के डायरेक्शन को ये थंब बताएगा। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट। जैसे इंडिया का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। उसी तरह से डियर स्टूडेंट अमेरिका का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो एफबीआई, फॉरेन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि ये मिडिल फिंगर हमारा करंट के डायरेक्शन आई को इंडिकेट करेगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, देन थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट। एफ बी आई फॉरेन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीबीआई है वैसे एफबीआई, एफ बी आई, एफ यानी फोर्स, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी करंट। एक टॉपिक और था एक बच्चे का डाउट, वो था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। एक साइंटिस्ट थे, हमने बताया क्लास में, ओस्टर्ड। ओस्टर्ड ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज। देखिए जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो करंट पास हो रहा है डियर स्टूडेंट वो आई पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ओस्टेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें करंट आई पास कर रहा है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। इस तरह भी ले सकते हैं आप, स्मॉल आर डिस्टेंस इस तरह भी ले सकते हैं, यहां पे यानी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम जब करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डियर स्टूडेंट बी, ये फ्लो ऑफ करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डियर स्टूडेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई इंक्रीज करेंगे तो बी इंक्रीज करेगा, आई डिक्रीज करेंगे तो बी डिक्रीज करेगा। बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डियर स्टूडेंट डिस्टेंस स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आई करंट पास हो रहा है, इससे जितना दूर जाएंगे आर बढ़ेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। बी स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर के जितना पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कंडक्टर के जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम प्रोड्यूस होगा। बी स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा जाता है बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटीज में चेंज कर लीजिए, कांस्टेंट ले लीजिए, बी इज इक्वल टू के आई अपॉन। बस इतना ही हमारे सिलेबस में है क्लास 10 में। अगर दो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का कंपेयर करना है तो आप ले लीजिए B1 के I1 अपॉन R1 और यहां ले लीजिए B2 के I2 अपॉन R2। ये तो कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो बना लीजिए तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू के I1 अपॉन R1 के I2 अपॉन R2। के कैंसिल, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू I1 R2 I2 R। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना करंट पास हो रहा है, I1 I2 गिवन हो, दोनों से कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है, R1 R2 आपको पता हो, B1 की वैल्यू दे दे, B2 की वैल्यू पूछ सकता है, B1 देकर B2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बच्चे का ये दो डाउट था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नोट कॉपी में इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। एक बच्ची का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस में थोड़ा बच्चे लैग करते हैं क्लास 10th लेवल में। उसको सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका भी है, एक लॉन्ग कट तरीका भी है। दोनों तरीके से हम समझा देंगे। उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उस तरह के क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं, क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी में भी
इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह का क्लास 10th में क्वेश्चन ये था कि एक वायर है, उसके लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसका लेंथ हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जनरल सा फार्मूला हमारे पास है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो आपका चेंज नहीं होता जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आता है कि लेंथ अगर हम डबल कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस जो होगा हमारा R2 वो रो 2L बाई A, यानी कि नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा 2R1, यानी डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। बट ये रॉन्ग है, रेजिस्टेंस हमारा डबल नहीं होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंथ अगर हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन दिया है विल रिमेन सेम, फिर दिया है एक ऑप्शन है विल रिमेन सेम, एक ऑप्शन है 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, एक ऑप्शन है 1/4 ऑफ रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस, एक है नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि वायर का जो लेंथ है वो डबल कर दिया जा रहा है। L1 आपका L है, L2 आपका 2L है, लेंथ डबल कर दिया जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो सेम वायर को डियर स्टूडेंट जब आप स्ट्रेच करके उसका लेंथ डबल करोगे तो क्या एरिया अनअफेक्टेड होगा? नहीं, एरिया भी चेंज होगा। क्वेश्चन में एरिया की बात नहीं कर रहा है। वायर को आपने खींच कर लंबा किया तो क्या वायर थिक से थिन नहीं होगा, वायर पतला हो जाएगा। सेम वायर है, वायर का वॉल्यूम सेम है, तो लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। अगर लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। जनरल सी बात है कि जब तार पहले छोटा था फिर लंबा हो गया, तो तार जब लंबा हुआ, वायर जब आपका लंबा हुआ तो क्या उसकी मोटाई नहीं घटेगी? आप उसको खींचोगे, स्ट्रेच करके डबल कर रहे हो, तो एरिया थिक था थिन हो जाएगा, एरिया चेंज होगा। तो हम मान लेते हैं वॉल्यूम सेम था, तो पहले वॉल्यूम हमारा A1 L1 था, बाद में वॉल्यूम A2 L2 हो गया, A2 L2 हो गया। एरिया इनिशियल A1 A कंसीडर कर लीजिए, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है ना, तो यहां तो लॉन्ग वायर है तो लेंथ ले लेंगे, तो एरिया A1 L1 A L, A2 फाइंड करना, L2 2L, तो आपका LL कैंसिल हो जाएगा, देन A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A/2। यानी कि अगर आप लेंथ को डबल करोगे डियर स्टूडेंट तो आपका एरिया हाफ हो जाएगा। जिस रेशियो में लेंथ को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में एरिया डिक्रीज कर जाएगा। लेंथ डबल करेंगे तो एरिया हाफ होगा। मान लो लेंथ हाफ कर देते तो एरिया डबल हो जाता। तार अगर हम छोटा कर देते तो मोटा हो जाता, थिक हो जाता। खींच कर लंबा कर रहे हैं यानी कि थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब लेंथ तो आपका डबल हुआ, एरिया आपका हाफ हो गया। सेम वायर है, वैल्यूम कांस्टेंट रखना है। वायर को बेटा समझिए, वायर को अगर स्ट्रेच करके हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज होगा। वैल्यूम, इनिशियल वैल्यूम और फाइनल वैल्यूम सेम है। वायर आप चेंज नहीं कर रहे हो, अब वायर वही है। लेंथ अगर आप डबल करोगे तो एरिया हाफ होगा। जिस रेशियो में लेंथ बढ़ेगा उसी रेशियो में एरिया घट जाएगा, और जिस रेशियो में लेंथ डिक्रीज करेगा एरिया उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। अब फार्मूला आप लीजिए, अब R1 को आप R ले लीजिए, R2 आपसे पूछ रहे हैं, तो अब आपका हो जाएगा R1 बाई R2। आपका फार्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो R1 रो L1 A1, R2 रो L2 बाई A2। रो तो चेंज नहीं होगा, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। जैसे वायर कापर का है तो कापर का ही है। रो तभी चेंज होता है जब मटेरियल चेंज होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। रेशियो बनाइए तो आपका हो जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 रो L2 बाई A2।
रो रो कैंसिल, तो रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1A2 डिवाइडेड L2A1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 को R ले लीजिए, R2 आपको फाइंड करना है, L1 आपका L है, A2 आपका A/2 है, L1 आपका L2 2L है, A1 आपका A कट गया, L कट गया 1, 2 to the 4, R2 is equal to 4R, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। लेंथ इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जिस रेशियो में लेंथ इंक्रीज करेंगे उस रेशियो में रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं करेगा, उसके डबल के रेशियो में लेंथ इंक्रीज करेगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका है डियर स्टूडेंट। शॉर्टकट तरीका यह है कि मान लीजिए आपको लेंथ का रेशियो दिया, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। मान लीजिए लेंथ का रेशियो दिया हुआ, तो लेंथ के रेशियो को हम लोग n कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कह दिया कि लेंथ डबल कर दिया, जैसे आपसे कह दिया कि लेंथ डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दिया तो इसको n इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। लेंथ का जो रेशियो है वो n है, लेंथ का जो रेशियो है वो n। आपसे कह रहे हैं लेंथ डबल हो रहा है, डबल इन 2 टाइम्स, L1 L, L2 2L, लेंथ आपका डबल हो गई। अब आपका जो एक फार्मूला होता है R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1, आप यूज कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि लेंथ किस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है, किस रेशियो में डिक्रीज कर रहा है। ये लेंथ का रेशियो है, फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ 2L, इनिशियल लेंथ L, L कट गया 2, तो आपका हो गया R2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू R, देन आपका हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 4R। आ गया आंसर डायरेक्ट, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं। तो कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, कहते सर अगर लेंथ का रेशियो नहीं दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, तब तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर लेंथ का रेशियो नहीं दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, तो आप इनवर्स कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एरिया डबल हो जा रहा है तो लेंथ हाफ हो जाएगा, एरिया का डबल हुआ तो लेंथ हाफ हो जाएगा। एरिया का रेशियो दिया है डबल 2 टाइम्स, तो लेंथ आपका 1/2, तो यहां 1/2 रख देंगे। एरिया का रेशियो दे दिया 1/2, यानी लेंथ डबल, तो यहां 2 रख देंगे। अगर क्वेश्चन में एरिया का रेशियो देकर न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तब भी आप निकाल सकते हैं, तब भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया का रेशियो दे दिया कि एरिया 3 टाइम्स हो गया, यानी लेंथ आपका 1/3 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस आपका 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1 यूज करके। यहाँ पर n जो है वो लेंथ का रेशियो है, यहाँ पर n जो है वो L2 अपॉन L1 है, 2L/L, n इज इक्वल टू 2। फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ का रेशियो। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको अभी भी कोई डाउट और कंफ्यूजन आ रही है इस क्वेश्चंस और इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नए टॉपिक में कोई नया कंफ्यूजन है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सुबह सेंड कर देंगे। अगर आप शाम को 5 बजे तक सेंड कर दे सकते हैं, तो शाम को ही, रात को ही मैं वीडियो बनाता हूँ 8 बजे के बाद, तो आपको वीडियो सोल्यूशन रात में ही मिलेंगे। तो जिन बच्चों को जो भी डाउट है वो मॉर्निंग से लेके अर्ली मॉर्निंग से लेके 6 PM इवनिंग तक भी अगर आप अपने डाउट को सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, तो मैं रात में फिर 8-9 बजे तक वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।